नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में। मैं हूं नेहा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम अक्सर चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में। न सिर्फ समस्याओं के बारे में बल्कि उनके समाधान के बारे में, उनके निदान के बारे में अक्सर हमारे साथ विशेषज्ञ जो है मौजूद रहते हैं। और इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है कोरोना होने के पश्चात जो दुष्परिणाम देखे जाते हैं उनकी रोकथाम कैसे की जाए। और इस दौरान आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0771228385 नंबर एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे, 0771228385। इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिएगा और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिमेश चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर जो हैं एमडी मेडिसिन हैं और एचओडी बालको मेडिकल सेंटर हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अभी विगत महीनों की बात करें, खासकर मार्च अप्रैल के दौरान ये सेकेंड वेव जो आई है काफ़ी तीव्र गति से सब में फैली है। यहाँ तक लोगों की जो मौतें हुई हैं बहुत ज़्यादा इस दौरान देखने को मिली हैं। लेकिन अभी विगत कुछ 1-2 महीनों में थोड़ी सी रिकवरी रेट बढ़ी है, तो एक उम्मीद जागी है लोगों में कि चलो अब सिचुएशन थोड़ी ठीक हो सकती है। लेकिन फिर भी बारिश का मौसम अभी बीत रहा है और चल ही रहा है लगभग, और इस दौरान नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं और कोविड इन्फेक्शंस भी चल ही रहे हैं। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसमें? नेहा जी, यह जो कहना चाहेंगे, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो होता है, कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो सामान्य वायरल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण हमेशा सेम होते हैं। जैसे कि हल्का सा हरारत लगना, तेज बुखार भी आ सकता है, बुखार लगना, थकावट लगना, गले में खराश आना, यही लक्षण किसी भी सामान्य वायरल के होते हैं, इंक्लूडिंग कोविड। तो हम हमेशा जांच जो करवाते हैं, चाहे कोविड की या भी जैसे डेंगू फैला हुआ है या इससे पहले स्वाइन फ्लू जब फैला हुआ था, तो हम हमेशा ट्रेंड के हिसाब से जांचें करवाते हैं। किस चीज़ का ट्रेंड है? यदि कंटिन्यूअसली कोविड फैला होगा तो हम सबकी कोविड की जांच करवाएंगे। यदि कोविड नहीं फैला होगा, इक्का दुक्का टेस्ट ही है, तो हम रुकेंगे, क्योंकि ऐसे सामान्य सिम्टम्स 90% केस में अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हम इंतजार करेंगे कि सामने वाले को कोई और दिक्कत तो नहीं बढ़ रही है। इस दौरान हम उसको यह बोलेंगे कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए, जो कि कोविड में है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है, आपको सामान्य बुखार है, सामान्य हाथ पाँव में दर्द है, तो यह समय के साथ ठीक हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो हम जांच करवाएंगे और आगे करवाएंगे। इसके अलावा हम 1-2 जांचें करवाते हैं। कई बार हम प्लेटलेट की जांचें भी करवा लेते हैं। जैसे डेंगू फैला हुआ है तो हम डेंगू की जांचें भी करवाते हैं। जैसे डेंगू में भी शुरुआती लक्षण यही होंगे जो कोविड के लक्षण है। तो शुरुआती अवस्था में किसी भी वायरल के जो लक्षण है उसमें आप अंतर नहीं कर सकते और ना ही करना भी चाहिए, क्योंकि अधिकतर 90% केस में ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने डेंगू के बारे में बात कही, जैसे कोविड के पश्चात जिन व्यक्तियों को कोविड हो चुका है उनके पश्चात अगर हम देखें कि जिनको डेंगू हो रहा है तो वो कितना क्या घातक हो सकता है, या फिर एक खुद में जो प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ जाती है, अक्सर कहा जाता है कोविड होने के बाद, तो ये कहाँ तक ये सही है, या उनको काफ़ी ज़्यादा बच के रहना चाहिए अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो? जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि डेंगू चूँकि एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छरों से होती है और इनसे हम पूरी तरह से बच सकते हैं। मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, इन सब से बचना बहुत आसान होता है। आपको मच्छरदानी यूज करना है, कुछ दवाइयाँ, मतलब आप जगह जगह पर देखे हुए हैं कि आपको मच्छरों से कैसे बचना है। पानी को आपको एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना है। इसमें क्या होता है कि कोविड एक वायरल है, किसी भी वायरल के बाद लोगों में एक वीकनेस आती थी, कमजोरी आती थी, पर हमने कोविड में देखा कि लोगों को वह वीकनेस और कफ ये बहुत लंबे समय तक रहा, कई महीनों तक रहा। मेरे को जब खुद कोविड हुआ था तो मेरी वीकनेस जाने में 3 महीने से ऊपर लग गए, और हमने देखा है कि लोगों को 5 महीने 6 महीने तक वीकनेस है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कोविड सामान्य वायरल के अलावा भी कुछ ऐसे रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है या कुछ ऐसे ऑर्गन्स पे काम कर रहा है जिससे आपकी वीकनेस लंबे समय तक बनी हुई है। या ना केवल आपकी शारीरिक रूप से वीकनेस है, आपके मसल्स वीक हो रही हैं, आपको लंबे समय तक खांसी भी आ रही है, सूखी खांसी, कुछ लोगों को याददाश्त कम होना या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो इसमें अगर आपको कोई और बीमारी होती है तो ना केवल आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, तो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण आपको दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, मानसिक रूप से भी आप थोड़े से थके हुए हैं या त्रस्त हैं तो आपको और दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरी सलाह यही है कि इस समय जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं, जो भी संभावित बीमारियां फैली हुई हैं, उनसे आपको बचने के लिए पूरा उपाय करने चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 3 प्रकार के मरीज निकल कर सामने आए हैं। जैसे कि एक जो माइल्ड है, घर में ही हम इलाज कर लिए हैं और वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं, हफ्ते भर बाद।
कुछ होते हैं जो थोड़ी बहुत समस्याएं बढ़ती हैं, 14 डेज तक वो हॉस्पिटलाइज रहते हैं डॉक्टर की देखरेख में, वो भी घर आ जाते हैं। और जो बहुत सीवियर केस होते हैं, आईसीयू में एडमिट होते हैं या जिनका इलाज 2-3 महीनों से ज़्यादा चलता है, उसके बाद तो इन सब से उबरने के बाद जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो तुरंत अपने डेली रूटीन में वापस आए या क्या प्रिकॉशन रखें अपने खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि डेली रूटीन में तुरंत वापस मत आइए। अगर आपको माइल्ड फीवर था जिसमें आप घर में आराम से ठीक हो गए, आपको बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कुछ पैरासीटामोल की गोलियाँ और कुछ आराम की ज़रूरत पड़ी, तो आप 5 से 7 दिन आराम करने के बाद नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। पर यदि आपको मॉडरेट टू सीवियर हुआ है, मॉडरेट मतलब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, पर 5 से 7 दिन में आपको डिस्चार्ज हो गया, आपको 2 या 3 दिन ऑक्सीजन लगी, बहुत खास दिक्कत नहीं हुई, तब भी मेरी सलाह रहेगी कम से कम 2 हफ्ते आप आराम कीजिए। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आपको और आराम की ज़रूरत है तो आराम कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए वापस आने के लिए, शरीर को समय दीजिए। कोविड की वीकनेस जाने में समय लगता है, आप अपने शरीर को समय दीजिए। और जब भी काम में आए तो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, आप बहुत धीरे धीरे फेज वाइज जाइए, चाहे आपको मेंटल चाहे फिजिकल, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को जोर नहीं देना है। जी। ऐसे मरीज जिनको लंबे समय तक आईसीयू में रहना पड़ा, तो अगर आपको लंबे समय तक आईसीयू में रहना पड़ा, आपको हो सकता है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी हो, लंबे समय तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी हो, तो ऐसे मरीजों को चूँकि फेफड़ों में काफ़ी इन्फेक्शन रहता है और फेफड़ों में बहुत डैमेज किया है कोविड ने, और ऐसे लोग जो भी आईसीयू में रहता है कोविड के अलावा भी, कोविड तो एक ऐसी बीमारी थी जिसने लोगों को तोड़ दिया अंदर से। जी, जी, जी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत हद तक डिप्रेशन भी रहता है, मेंटली आप बहुत थक जाते हैं। तो इसमें आप करीब मेरे हिसाब से 1 महीना के आसपास आपको समय लेना चाहिए, और इस दौरान आपको सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ें ही पढ़ना चाहिए। अपने आसपास ऐसे प्रोग्राम देखिए जो आपको पॉजिटिव बातें करते हों, पॉजिटिव किताबें पढ़िए, आप धर्म से रिलेटेड किताबें पढ़ सकते हैं, और साथ में सोशल मीडिया या इन सब चीज़ों से जो निगेटिविटी हमारे आसपास फैल रही है, आप उनसे दूर रहिए। तो इससे आपको रिकवरी में फ़ायदा मिलेगा। साथ में परिवार के लोगों के साथ रहिए। अगर आप बागवानी का शौक़ रखते हैं तो आप हरियाली के बीच में रहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट ये भी डिप्रेशन से रोकने के लिए बहुत अच्छा साधन होता है। प्रकृति के आसपास जब हम रहते हैं तो एक मेंटल पीस हमको मिलता है। मैंने देखा है कि ये बहुत फ़ायदा कर रहा है कोविड के मरीजों में। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला ना कि लंग्स काफ़ी इन्फेक्टेड होते हैं, जैसे हम आसपास सुन भी रहे हैं, जो मरीजों को देख रहे हैं, तो वो कैसे कब तक रिकवर कर पाते हैं? ये मरीज़ कब तक रिकवर कर पाते हैं जिनका लंग डैमेज हो जाता है, या इन मरीज़ों को आप कैसे देखते हैं? शुरुआत में जब पहली वेव आई थी कोविड की और हमारे को कोविड की जानकारी कम थी, तब यह माना गया था कि कोविड जो लंग को इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था, 50% से लेकर 70% डैमेज बहुत कॉमन था, तो यह माना जा रहा था कि ऐसा लॉन्ग टर्म रहेगा डैमेज। पर समय के साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मरीज़, हम ये बोल सकते हैं कि 70 से 80% मरीजों का लंग लगभग पूरा ठीक हो जा रहा है, जो कि बहुत एक सुखद खबर है। हाँ, कुछ मरीज़ जिनको लंबे समय तक निमोनिया रहा है, उन मरीजों के लंग्स में काफ़ी डैमेज होता है, उनमें फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है जो वापस रिवर्सिबल नहीं होती है, तो उनको उस फाइब्रोसिस के साथ ही जीना है। इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, पर साथ में आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करके, आप थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज करके इसको आप ठीक कर सकते हैं। कुछ एक जो पेशेंट्स वो भी निकल कर सामने आए हैं, कुछ रेयर केस ही है हालांकि, जो मैंने सुना, हमने देखा जो समाचारों वगैरह में, कि लंग्स के कोविड से इन्फेक्टेड होने के बाद लंग्स से खून भी, उनको ब्लीडिंग की भी समस्या रही है, भले ही उनको कोई थकान महसूस नहीं हुई है या कोई फीवर उनको महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये एक समस्या निकल कर सामने आई है, तो ये क्या चीज़ है? कई बार क्या होता है कि आपको जब निमोनिया होता है तो निमोनिया में आपके आसपास लंग के अंदर पानी जैसा भर जाता है और आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती है। जी। तो कभी कभी हमारी छोटी मोटी ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ वहाँ फट जाती हैं और खांसी के साथ साथ खून भी आ जाता है। तो किसी भी निमोनिया में यह बहुत कॉमन होता है। इंडिया में तो टीबी बहुत कॉमन है, और टीबी में यह आपने बहुत सुना होगा, खांसी में खून आना। कोविड में यह समस्या उतनी नहीं थी। इसके अलावा एक दिक्कत और आई, क्योंकि कोविड में खून के थक्के जम रहे थे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि आपको खून पतला करने की दवाई लेनी है, तो कई लोगों ने अपने मन से दवाई लेना स्टार्ट कर दी बिना डॉक्टरी सलाह के। तो जिनको ज़रूरत नहीं थी, जब उन्होंने भी ली तो उससे खून ज़्यादा पतला हो गया और उनको खून बहने की संभावना, दिक्कतें आई। पर यह अब उतना नहीं देखा जा रहा है। जैसे लोग समझदार होते जा रहे हैं और सिर्फ डॉक्टरी सलाह पर ही दवाइयाँ लेते जा रहे हैं, तो इस बात की संभावना कम हो गई है। जी बिल्कुल, डॉक्टरी सलाह लेने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अपने मन से अगर कोई भी दवाइयों का उपयोग करते हैं तो हो सकता है वो एलर्जी भी हो, अलग अलग हर किसी को अपनी अपनी शरीर के बारे में डॉक्टर के अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई भी जानकारी इसमें प्राप्त कर सकता होगा। इसके अलावा भी जैसे कि कई लोगों में देखा गया है कि जब कोविड हुआ है उसके कुछ दिनों बाद ठीक होने के बाद भी उनको हार्ट अटैक आ गया है या हृदय संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हुई है, ये कहाँ तक सही है? कोविड एक मल्टी सिस्टम डिसीज़ थी।
मतलब है अभी भी। मल्टी सिस्टम डिसीज का मतलब उसने लंग को भी इन्वॉल्व किया, हार्ट को भी इन्वॉल्व किया, ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व किया और बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया। तो उसमें यह पाया गया कि चूँकि जैसे मैंने कहा कि कोविड में खून के थक्के जम रहे थे, खून गाढ़ा हो रहा था, सामान्य भाषा में यह कह सकते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको हार्ट की डिसीज होने की संभावना थी, जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज या ओल्ड एज की मरीज, उनको थोड़े से हृदय की संभावनाएं, हृदय की बीमारियों की संभावना बढ़ी। इसके अलावा कोविड से लोगों में एक डर भी बहुत फैला, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। उस डर के कारण भी कुछ लोगों को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी। नशे के जो आदी लोग होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी नशा हो, अल्कोहल हो या फिर गुटखा हो, भले ही ये कहे कि हम गुटखा खा रहे हैं कम क्वांटिटी में जो भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस नशे की वजह से भी आप जल्दी कोविड से प्रभावित हो सकते हैं? बिल्कुल, इसके आप दो कारण देख सकते हैं। पहली बात तो किसी भी तरह का नशा आपको आपकी इम्यूनिटी कम करता है। दूसरा, यूजुअली हम जो उस नशा को लेने जाते हैं, मतलब ये एक प्रैक्टिकल बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो आप उस नशे को लिए आप कहाँ जाएंगे? किसी न किसी दुकान जाएंगे। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैक्सिमम जो लॉकडाउन लोगों ने तोड़ा, किस लिए तोड़ा? या तो अल्कोहल लेने के लिए, या तो अपने गुटखे को लेने के लिए, जो भी चीज़ था, क्योंकि उनको उसकी लत थी। उस लत के कारण वो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद के द्वारा उस नशे को पाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो अगेन एक समूह में हैं, जो उस नियमों का उस समय पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसे में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जी जी। तो ना केवल आपकी इम्यूनिटी कम है, आप इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आपको कोविड होने की संभावना या किसी भी बीमारी को होने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है लोगों के लिए कि जो नशा जो करते हैं वो एक सिरे से उस चीज़ को मना कर दे तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, खुद के लिए भी और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर हो पाएगा। जो इसके पहले जो हमारे फ़ोन कॉलर थे, उन्होंने जो कहा कि थकान महसूस होती है, थकान के साथ साथ भी कई समस्याएं भी होती हैं, और चर्चा हम करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। जी बताइए। हेलो। हाँ जी। जी, भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी भगत राम जी, स्वागत है आपका, सवाल रखिए अपना। सबसे पहले आपको और डॉक्टर साहब जी को मेरा नमस्कार। जी धन्यवाद। नमस्कार। जी, मेरा सवाल शरीर के 2-3 अंगों से है। कोविड-19 के बाद हमारे जो पाचन क्रिया की जो समस्या है, पेट की समस्या जी। और मस्तिष्क की समस्या, और तीसरी बात किडनी की समस्या, ये तीनों समस्या जो है ज्यादा देखने को मिला है अभी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनसे सुरक्षा के लिए और इनसे अच्छे रख सके हम अपने पाचन शक्ति को और मस्तिष्क को और किडनी का देखभाल कर सके या रक्षा हो सके, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखना है खान पान में, रहन सहन में, जिससे इनकी समस्या जो है जल्दी हल हो सके और अच्छी स्थिति में आ सके, इसके बारे में देखना चाहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगत राम जी आपका। भगत जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, साधुवाद देना चाहूँगा मैं आपको इस चीज़ के लिए। सबसे पहली बात यह कहना चाहूँगा, जो आपने अलग अलग समस्याओं की बात की, तो जैसे कि पेट की समस्या है, तो कोविड में पेट की समस्या होने के 2-3 कारण थे। पहला कारण था कि कोई भी वायरल की बीमारी जैसे कि कोविड या डेंगू, इसमें पेट की समस्या आपको हो सकती है, पेट में आपको एक दस्त जैसी समस्या हो सकती है। पर यह देखा गया कोविड में कि डर के कारण लोगों या फिर आधी नॉलेज के कारण लोगों ने कई बार खुद से बहुत सारी एंटीबायोटिक खाई, बहुत सारे काढ़े पिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली जो उनके पेट को नुकसान पहुंचाई, और जिससे लोगों को एक लॉन्ग टर्म तक आप बोल सकते हैं गैस्ट्राइटिस, या सामान्य भाषा में जिसको अल्सर बोलते हैं, उसकी समस्या उत्पन्न हुई, और वह समस्या अभी तक चलते आ रही है। अब लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो डर के कारण लोग कुछ भी दवाइयाँ खा लेते हैं, वह मत खाइए, उससे आपके पेट को नुकसान हो रहा है। कोई भी परेशानी होने पे आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इसके अलावा जो किडनी और बाकी समस्याएं थी, इसका एक कारण यह भी था, कोविड ने सभी अंगों को प्रभावित तो किया है, पर लोग जागरूक भी हुए। कोविड से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, और वह छोटे मोटी चीज़ों को अब नज़रअंदाज नहीं करते, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा मात्रा में मरीज मिल रहे हैं। पर यह कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि लोग अब अर्ली डायग्नोसिस हो रही है, और जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी उतना आसान उसका ट्रीटमेंट होता है, और उतनी जल्दी वह मरीज ठीक होते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि दवाइयाँ जो काढ़े वगैरह बना रहे हैं, सब घर घर में प्रचलित है, कौन से लेने हैं क्या लेना सब जानते हैं इसके बारे में। ये भी एक बात है कि रेगुलर लोग ले रहे हैं, जैसे कोविड हुआ आप उसके बाद ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमें ना हो कोविड इन्फेक्शन ना हो उसके लिए भी हम लगातार ले रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं गर्म करती है शरीर में या नुकसान पहुंचाती है, या फिर हमें उस दौरान लेना चाहिए? क्या कहेंगे इसके बारे में? नेहा जी, अति सर्वत्र वर्जित, यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा। आपकी शरीर की इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ने वाली है, आपको बचपन से उसके लिए कोशिश करना है, या जब भी आप शुरुआत करते हैं। पर आप ये मत सोचिए कि मैं आज ही 4 गिलास काढ़ा पी के अपनी इम्यूनिटी कल से बढ़ा लूँगा। तो आपको धीरे धीरे ही स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ना है। मैं एक बात हमेशा अपने मरीजों से कहता हूँ कि आप स्वस्थ जीवन शैली के लिए बीमार होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मैं
इस जीवन शैली को अपनाना चाहते हो, आज आप अभी से अपनाइए। अगर आप बीमार हैं तो आप पहले बीमारी की दवाई खाइए, बीमारी से ठीक होइए और फिर वापस स्वस्थ जीवन शैली में आ जाइए। तो यह चीज़ जो लोग दोनों को जोड़ देते हैं। तो आप काढ़ा पीजिए, पर ध्यान रखिए एक बार में एक दिन में एक कोई काढ़ा इस ठीक है। आपके 4 पड़ोसी या 4 रिश्तेदार ने 4 प्रकार के काढ़ा बताया, आप चारों पीना चाह रहे हैं, आप एक ही पीजिए ना। और आप एक ही तरीके से जीवन शैली को, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाइए कि आप मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, डाइट, साथ में व्यायाम अच्छे से करूंगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम लूंगा। ये 3 मूल मंत्र होते हैं किसी भी अच्छी जीवन शैली के। स्वास्थ्य मतलब व्यायाम करना है, खाना अच्छा खाना है और स्ट्रेस कम लेना है। और उसके बाद फिर बाकी जो भी डॉक्टरी सलाह है या जो भी एक स्वस्थ सलाह होती है आप उसको हमेशा कीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है, वैसे भी दैनिक जीवन में हर किसी को करना चाहिए, लेकिन इस दौरान कोविड के जब मरीज़ हो चुके हैं और उनमें इम्यूनिटी जो है कम है या उनमें थकान ज़्यादा है, अक्सर देखा गया है कि उनमें सांस लेने की परेशानी भी बहुत दिक्कतें देखने को मिलती हैं। बहुत दिनों तक, महीनों तक वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं या कुछ दूर चलने पर ही वो थकान महसूस कर रहे हैं, सांसें भर रही हैं। ऐसी कंडीशन में क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं या करना चाहिए? एक्सरसाइज हमेशा तभी करना चाहिए जब आपके शरीर उसका परमिशन देता हो। यदि आपका शरीर बोल रहा है कि वो थका हुआ है, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न को मैं और आगे जोड़ना चाहूँगा। अभी वायरल फैला हुआ है और वायरल में बहुत से लोगों को बहुत थकावट होती है। बहुत से मरीज आते हैं कि सर हम आज जिम गए थे और जिम जाने के बाद हमको चक्कर आने लग गया। मत जाइए। यदि आपको वायरल फैला हुआ है, कोविड भी एक वायरल है, इस समय माइल्जिया होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियाँ थकी थकी रहती हैं। तो किसी भी माइल्जिया के समय, किसी भी वायरल के समय आप प्लीज़ एक्सरसाइज मत कीजिए। सामान्य जो शारीरिक श्रम है, मतलब जैसे चलना, आप 15-20 मिनट टहल लिए, यह आप कर सकते हैं। पर कोई भी ऐसा व्यायाम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उस व्यायाम को अवॉइड कीजिए कभी भी। शरीर को ठीक होने दीजिए और ठीक होने के बाद आप नॉर्मल अपनी रूटीन में आ सकते हैं। जी जी। इसके दौरान कफिंग की समस्या भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक देखी गई है, जैसे कि अभी आपने पहले भी बताया कि एक बार अगर हो जाता है कोविड और अगर सीवियर हो गया, वो 2-3 महीनों तक अगर खिंच गया मरीज़ को, तो ये जो कफ की समस्या है वो बहुत लंबी खिंच जाती। तो इससे कैसे हम बचें या वो मरीज़ क्या करे? जी, पोस्ट कोविड जो कफ है इसको हम लोग लॉन्ग कोविड बोलते हैं, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, मतलब कोविड के बाद लंबे समय तक जो सिंड्रोम है। तो पोस्ट कोविड कफ एक ऐसी परेशानी है जो ना केवल मरीजों को, जो डॉक्टर्स को भी परेशान करके रखी है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो पुरानी कफ की दवाइयाँ थी इसमें काम नहीं आ रही है। पर इसमें सबसे आसान तरीका जो है कफ दूर करने का, क्योंकि गले में एक सूखापन आ रहा है, जो ड्राई कफ हो रहा है, तो इसको आप गुनगुना पानी पी के, सिर्फ जैसे हम चाय पीते हैं वैसे आप गुनगुना पानी पी के इसमें काफ़ी हद तक आराम कर सकते हैं। धीरे धीरे बात कीजिए, ज़्यादा मत बोलिए जब, क्योंकि एक बाउट्स आते हैं कफ के। इसके अलावा कुछ सिरप हैं, जैसे कि कोडिन रिलेटेड सिरप है। कोडिन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चलता, पर ऐसे बहुत से सिरप आ गए जो इसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अदरक या मुलेठी जो होता है, आयुर्वेदिक चीज़ें, वो भी आप मुंह में रखेंगे तो होता क्या है कि ये लगातार लार बनाते हैं और आपके गले को गीला रखते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम है, आप पानी पीजिए, चाय पीजिए, कोई भी चीज़, शहद रखिए मुंह में या मुलेठी रखिए, आप अपने गले को गीला रखिए, जिससे आपको इस कफ में आराम आएगा। इस कफ को भी जाने में कुछ समय लग रहा है, अगेन कई लोगों को 2 से 3 महीना लग रहा है। आप समय दीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि यह सिर्फ पोस्ट कोविड कफ है जिसमें आपको सिर्फ गले को गीला रखने की जरूरत है, या ये आपको अर्ली अस्थमा की निशानी है। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि कोविड के साथ साथ आप यह भी देखिए कि हम एक पॉल्यूटेड माहौल में रह रहे हैं। हर जगह, हर शहर में पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जी। तो उस कारण से सभी लोगों को सांस संबंधी परेशानी थी, जिसको लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। कोविड से लोग ध्यान देना स्टार्ट किए हैं। बहुत से ऐसे मरीज हैं 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक, जिनको अर्ली अस्थमा के सिम्टम्स हैं, और यदि इनको अभी से ध्यान दिया जाएगा तो भविष्य में उनका अस्थमा डेवलप होना रुक जाएगा। तो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको किस लेवल तक के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी, ये जो अस्थमा की बात कही आपने, वाकई में आजकल बहुत ही युवा लोगों में ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। पोल्यूशन, जैसा कि आज हम देखते हैं रायपुर में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो जिनमें सांस लेने में दिक्कतें उनको काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बच के रहने की ज़रूरत है आज के दौर में। कोविड ने जो सबसे अच्छी चीज़ की है वह कि लोगों को मास्क पहनना सिखाया है। मास्क पहनने के बाद लोगों का थोड़ा धुआं का इंटेक कम हुआ है, तो उनको खांसी आना कम हुई है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कोविड आने के बाद श्वसन संबंधी परेशानियां कम हुई हैं जी। ये पैराडॉक्स हम इसको बोलते हैं। तो यही चीज़ लोगों को आगे भी ध्यान रखना है कि जो इसको हम बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जी के कारण हमारे सांस की जो नली है उसमें होने वाला इन्फ्लामेशन। तो आप जितना हो सके पॉल्यूशन कम करना तो हमारे ही हाथों में है। हम जितना गाड़ियों का कम से कम उपयोग करेंगे, जितना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे, उसी से फ़ायदा हो पाएगा। पर इस दौरान हमको यह ध्यान रखना है कि जितना हो सके हम सुबह या शाम को जब भी पॉसिबल हो पाए एक हरियाली में एटलीस्ट वॉक करें, आधे घंटे शुद्ध हवा लें, तो उससे हमारे जो इन्फ्लाम्ड हमारे ब्रोंकस है उसको आराम मिलता है। जी जी। डॉक्टर साहब, इस कोविड के दौरान अक्सर अभी कोविड होने के बाद कई लोगों में ये देखा गया है कि
जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी, जिनको पहले भी ये बीमारी नहीं थी, खासतौर से डायबिटीज़, वो भरकर सामने आई है, तो ये कहाँ तक सही है? हाँ, यह चीज़ देखी गई है। ऐसा माना गया है कि जो कोविड का वायरस होता है वो बीटा सेल, हमारे पैंक्रियाज अग्नाशय में जो बीटा सेल होता है जो इंसुलिन सिक्रिएट करता है उस पे असर करता है और उसको कहीं ना कहीं डैमेज करता है। तो इससे यह पाया गया कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री थी पहले डायबिटीज़ की, या जिनको प्री डायबिटीज़ हम बोलते हैं था, तो प्री डायबिटीज़ से उनको डायबिटीज़ जल्दी सामने आ गया है। कई लोग इंसिडेंटली फाइंड हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हमने शुगर चेक किया, उनका शुगर पहले से बढ़ा हुआ था, और कई लोग जिनको कोविड हुआ उसके 1 से 2 महीने बाद उनका शुगर बढ़ा हुआ आया है। तो पोस्ट कोविड डायबिटीज़, इस बारे में अभी रिसर्च चल रही है। शुरुआती में तो यह पाया गया कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ हुआ है कोविड के बाद, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री थी, जिनको आज से 5 से 7 साल बाद डायबिटीज़ होता, उनको अभी से डायबिटीज़ आ गया है। पर अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो अभी तो आपको उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना है। बीटा सेल के साथ अच्छी बात यह रहती है कि बीटा सेल बहुत धीरे धीरे ही नष्ट होता है, और आप लाइफ स्टाइल मेंटेन करके काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को शुरुआती अवस्था में रिवर्स कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर लोग ये ना सोचें कि अगर कोविड के बाद डायबिटीज़ हुआ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं करेगा या असर नहीं डालेगा बाकी जो नॉर्मल डायबिटीज़ होती है? नहीं, बिल्कुल, आप उसको डायबिटीज़ की तरह ही लीजिए। किसी भी कारण से आपका डायबिटीज़ हुआ है, पर डायबिटीज़ में आपको जो मेन दिक्कत हो रही है वो बढ़े हुए शुगर के कारण हो रही है। बढ़ा हुआ शुगर सामान्य भाषा में हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपके ब्लड में चाशनी बह रही है। तो अगर गाढ़ा खून आपके शरीर में बहेगा तो आपकी ब्लड कोशिका, रक्त नलियों को, ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाएगा, और जो पतली पतली ब्लड वेसल्स है वो समय के साथ डैमेज होती जाएंगी। इसलिए शुगर में जो परेशानियां आती हैं, लोगों को आंखों में परेशानी आती है, हार्ट अटैक की परेशानी आती है, दिमाग की नस फटती है, क्योंकि यहाँ पे सब बारीक जो नसें होती हैं वो लगातार हाई शुगर जो रहता है उसके कारण उनको डैमेज होता है, और एक समय के साथ वो अपना लचीलापन खो देती हैं। तो किस कारण से शुगर बढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कंटिन्यूसली शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको उस शुगर को कंट्रोल करना है। जी बिल्कुल, मतलब उसके लिए भी उसी तरीके से हमको दवाइयाँ, मेडिसिन लेनी पड़ेंगी जो नॉर्मली लोगों को जो मधुमेह की बीमारियाँ होती हैं। बिल्कुल, आप उसको डायबिटीज़ ही मान के चलिए। जी जी जी। इसके अलावा भी कोविड होने के बाद ठीक होने के काफ़ी दिनों बाद भी लोगों को अक्सर जॉइंट पेन देखे गए हैं, घुटनों में दर्द है या कंधों में दर्द है, पीठ कमर जो है लोगों की काफ़ी पेन करती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, क्या ये कुछ दिनों की होती है या लंबे समय की होती है? लोग अक्सर इसी परिवेश में रहते हैं, डर में रहते हैं। कोविड के बाद जो जॉइंट पेन या बॉडी एक की संभावना की जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉमन हैं, और ये लंबे समय तक चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोविड थोड़ा सा दिमाग को, न्यूरॉन्स को भी अफेक्ट किया है, जिसके कारण ये लंबे समय तक पेनफुल है। पर हमने अपने ट्रीटमेंट के दौरान यह भी पाया कि भारत जो हमारी आसपास की जनसंख्या है उसमें विटामिन डी बहुत कम है, और साथ में कैल्शियम के जो इंजेक्शन है वो भी बहुत कम है। लोगों के मन में एक वहम है कि ज़्यादा कैल्शियम खाएंगे तो पथरी हो जाएगी, और इस चक्कर में लोग कैल्शियम भी नहीं खाते हैं। तो आपके में विटामिन डी भी कम है और कैल्शियम भी कम है। इसके अलावा जब हम हमारी संस्कृति आगे बढ़ती जा रही है, तो अब हमारा मैक्सिमम संस्कृति मॉल संस्कृति हो गई है। हम पहले क्या करते थे, छोटी मोटी चीज़ों की खरीदारी के लिए धूप में निकलते थे, बाहर छोटी दुकानें में निकलते थे। हम दुकानों में निकलना बंद कर चुके हैं, या तो हम ऑनलाइन करते हैं। तो इस कारण से लोगों में विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, और जॉइंट पेन बढ़ते जा रहा है। तो आप डॉक्टर से मिलिए, वो बताएगा किस कारण से आपको जॉइंट पेन हो रहा है। जी जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, और जो जिसके बारे में आपने हमसे आज चर्चा करी, और स्टूडियो में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से कोविड होने के बाद भी समस्याएं जो रहती हैं उनमें आप परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब ने जो जो जानकारियाँ दी हैं उनका पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और नेहा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।